कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इसमें जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो है यूपी एनएचएम से जितनी भी वैकेंसी निकलनी है उसका। यहाँ पे जो भर्ती निकली हुई है वो आपके एलटी की भी 2900 पद निकली हुई है, सीएचओ के भी पद 4000 निकले हुए हैं, ठीक है। सीनियर लैब टेक्नीशियन के भी पद हैं, जेएनएम और एएनएम के हैं। तो सारे की हम यहाँ पे तैयारी एक साथ कर रहे हैं। यह हमारा 5वां सीरीज है। 5वें सीरीज में हम लेकर आए हैं 50 प्रश्न जो कि आपके हेमेटोलॉजी से हैं। इससे पहले हमने 4 सीरीज को किया है। इसमें पहला सीरीज आपका यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी से था और बाद में जितने भी 3-4 नंबर के सीरीज आए हैं वो सब हेमेटोलॉजी से संबंधित है। यहाँ पे हमने फिर 50 प्रश्न को लेकर आए हैं और सारे आपके एग्जाम आप व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं और उनका क्या करेंगे, आंसर करेंगे और साथ में उनका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे प्रत्येक ऑप्शन का। फ्रेंड्स, यहाँ पे 147 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले के प्रश्न जैसे 146, 145, 144 ये प्रश्न हमने जो आपका सीरीज 4 था उसमें कर लिए, ठीक है। तो 147 नंबर का प्रश्न कह रहा है रेटिकुलोसाइट काउंट इज इलेवेंट इन, यानी कि जो रेटी होता है वो किन केस में बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आयरन डिफिशियंसी होता है उसमें भी बढ़ जाएगा और यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रेनेज यानी कि G6PD के केस में भी यहाँ पे क्या होता है, रेटी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है कि द रेट एट विच द आरबीसी सेटल डाउन इन 1 आवर इज नोन एज, यानी कि जो आरबीसी होता है वो 1 घंटे के अंदर क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, तो इस टेस्ट को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, ESR कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि जो आपका एरिथ्रोसाइट्स होते हैं यानी कि आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं कितने घंटों के अंदर, 1 घंटे के अंदर। तो ये आपका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, ESR होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है कि विच मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ESR, यानी कि जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है उसको किन मेथड के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिए हुए हैं वेस्टर्न ग्रेन, डक, साइलिज एंड इल्वी मेथड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, वेस्टर्न ग्रेन मेथड। फ्रेंड्स, हम ESR को 2 तरीके से करते हैं। पहला आपका हो जाता है वेस्टर्न ग्रेन मेथड और दूसरा आपका क्या हो जाता है, बेंट्रोप ट्यूब मेथड, ठीक है, बेंट्रोप ट्यूब मेथड। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम ESR को कर सकते हैं। और तीसरा आपका एक होता है ऑटोमेटेड मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, 2 मेथड को ध्यान देंगे, यहाँ पे वेस्टर्न ग्रेन और बेंट्रोप, ठीक है। और हम आपको बता दें दोनों में अंतर क्या होता है। वेस्टर्न ग्रेन में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, पीपेट का यूज करते हैं। वेस्टर्न ग्रेन में हम क्या करते हैं, पीपेट का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे बेंट्रोप ट्यूब के बारे में, सॉरी बेंट्रोप में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेंट्रोप ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंट होता है, जो वेस्टर्न ग्रेन पीपेट होता है ये लॉन्ग होता है, ठीक है, कितना होता है, लॉन्ग स्टेम का होता है, और ये क्या होता है, शॉर्ट स्टेम का होता है, ठीक। और इसमें अगर बात करें कि वेस्टर्न ग्रेन और बेंट्रोप मेथड में कौन सबसे बेस्ट होता है, तो सबसे बेस्ट क्या होता है, वेस्टर्न ग्रेड मेथड होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि ये बेस्ट क्यों होता है, तो इनके जो क्या होते हैं, पीपेट होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इसीलिए जो टाइमिंग होता है 1 घंटे के अंदर सेटल डाउन होता है वो बहुत बेस्ट तरीके से हो जाता है। इसीलिए वेस्टर्न ग्रेड मेथड क्या होता है, ESR के लिए बहुत बेस्ट टेस्ट होता है, ठीक है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे जो और ऑप्शन है उनको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डक मेथड, तो डक मेथड हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम BT टेस्ट करते हैं, यानी कि ब्लीडिंग टाइम को टेस्ट करते हैं। और इसमें जो आपका BT टाइम होता है वो कम से कम 8 मिनट होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें लीवी मेथड की, तो इसमें क्या होता है, ये भी आपका BT टेस्ट होता है और इसमें आपका 5 मिनट होता है BT टाइमिंग, ठीक है। और यहाँ पे साहली मेथड की बात करें तो साहली मेथड आपके क्या होता है, HB एस्टिमेशन यानी कि हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन में किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि डक मेथड BT के लिए, LB मेथड भी BT के लिए और साहली हीमोग्लोबिन के लिए। और अगर यहाँ पे बात करें वेस्टर्न ग्रेन की, तो वेस्टर्न ग्रेन आपका क्या हो जाएगा, ESR के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 150 का है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि रेड ब्लड सेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, रेड सेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे होता है 1.093, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, 1.093 होता है, ठीक है। आप इतना बात भी ध्यान रखिएगा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यानी कि SG होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। प्रश्न है वो है हमारे यहाँ पे 151 नंबर प्रश्न। वो कह रहा था लेंथ ऑफ वेस्टर्न ग्रेन पीपेट इज, यानी कि आपका जो वेस्टर्न ग्रेन पीपेट है जो कि ESR के लिए यूज किया जाता है उसका लेंथ कितना होता है। तो हमने बताया था कि ESR का जो वेस्टर्न ग्रेन मेथड होता है वो लॉन्ग पीपेट का होता है, इसीलिए बेस्ट होता है। तो इसका जो लेंथ होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, 300 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, 300 mm, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 152 का। वो कह रहा है हेंस बॉडीज इन रेड सेल आर डेमोस्ट्रेट इन, यानी कि जो आपका हेंस बॉडी होता है वो रेड सेल में कब डेमोस्ट्रेट होता है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका यहाँ पे 152 नंबर का प्रश्न है उसका जो आंसर पे जाएगा यहाँ पे G6PD डिफिशियंसी, यानी कि क्या बताए थे हम, D6PD का फुल फॉर्म, D6PD का ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रेज होता है। तो ये आपका हेंस जो बॉडी होता है उन्हीं केस में क्या होते हैं, ये डेमोस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, हेंस बॉडी जो होते हैं रेड सेल में कब डेमोस्ट्रेट होते हैं, वो कब डेमोस्ट्रेट होते हैं, G6PD डिफिशियंसी के केस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे होता है 153 नंबर का। विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड इन वेस्टर्न ग्रेन मेथड, यानी कि कौन से प्रकार के एंटीकोगुलेंट का यूज हम वेस्टर्न ग्रेन मेथड में करते हैं। तो फ्रेंड्स वेस्टर्न ग्रेन के मेथड में हम लोग करते हैं 3.8 सोडियम साइट्रेट का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, 3.8% सोडियम साइट्रेट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आपको और बता देते हैं कि जो 3.8 सोडियम साइट्रेट होता है उसको हम क्या करते हैं 1:4 के रूप में लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 0.5 ml क्या लेंगे, 0.5 ml हम लेंगे अगर सोडियम साइट्रेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 ml क्या लेंगे, ब्लड लेंगे। ठीक है, 2 ml क्या लेंगे, ब्लड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1:4 के रूप में हम 3.8 सोडियम साइट्रेट का यूज करते हैं, जो कि एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें इसी 3.8 सोडियम साइट्रेट का यूज 1:9 में हम कब करते हैं, तो 1:9 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोगुलेशन जब स्टडी करते हैं तो उसके केस में करते हैं। कोगुलेशन स्टडी के में केस में क्या होता है, जिससे कि यहाँ पे पीटी एपीटीटी ये सब आते हैं। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि 3.8 सोडियम साइट्रेट का यूज हम ESR में करते हैं, और ESR में हम क्या करते हैं 1:4 के केस में करते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोगुलेशन स्टडी में, तो 1:9 के रूप में हम यहाँ पे करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 154 नंबर का। तो 154 नंबर का प्रश्न कह रहा है विच फैक्टर अफेक्ट ESR, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके इथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट में क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे बात करें टेम्परेचर की तो भी इफेक्ट डालेगा, एक्सेसिव एंटीकोगुलेंट अगर हो जाएगा तभी इफेक्ट पड़ेगा, पॉइजन ऑफ ESR ट्यूब हो जाएगा, सॉरी पॉइजन नहीं, यहाँ पे पोजीशन ऑफ ESR ट्यूब, यानी कि जो आपका यहाँ पे ESR ट्यूब है वो क्या होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए, सीधे सीधे होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं आपके ESR पे क्या डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, ऑल ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस साइड में लिखा हुआ है जो कि इस प्रकार से है, इन हीमोग्लोबिन आयरन इज प्रेजेंट इन, यानी कि आपका जो HB होता है हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन किस रूप में प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन दो चीज़ से मिलकर होता है, बना होता है हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन आपका एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और जो हीम होता है वो एक प्रकार का आपका पिगमेंट होता है जो कि आयरन पिगमेंट होता है। और आयरन आपको पता होगा दो फॉर्म में होते हैं, एक फेरिक फॉर्म में, एक फेरस फॉर्म में। तो आपके जो हीमोग्लोबिन में जो फेरस होते हैं, सॉरी जो आपके हीमोग्लोबिन में आयरन होता है वो आपके फेरस फॉर्म में होता है। तो आपका यहाँ पे आंसर नंबर ये सही जाएगा, फेरस फॉर्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 156 नंबर का प्रश्न है। 156 नंबर का प्रश्न कह रहा है डॉट 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 सेल इज बाइकॉनकेव डिस्क शेप एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि कौन सा सेल होता है जो बाइकॉनकेव होता है और उनका जो न्यूक्लिएटेड होता है वो नॉन न्यूक्लिएट होता है, यानी कि इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियर नहीं पाया जाता है। इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, बाइकॉनकेव होता है। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, RBC हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे WBC के केस में, तो WBC के केस में यहाँ पे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और RBC के केस में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 156 नंबर का आंसर जाही जाएगा ARBC। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 157 नंबर का, विच फिजिकल फैक्टर आर इन्वॉल्व इन सेटलिंग ऑफ RBC ड्यूरिंग ESR एस्टिमेशन, यानी कि ESR एस्टिमेशन करते समय कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, ये आपकी इफेक्ट डालते हैं ESR के एस्टिमेशन में। तो आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका प्लाज्मा विस्कोसिटी। ठीक है, यहाँ पे जो प्लाज्मा विस्कोसिटी होता है ये क्या करता है, फैक्टर इन्वॉल्व होता है सेटलिंग RBC के समय। ठीक है, यानी कि जब ESR आप कर रहे होते हैं तो आपका जो ये फिजिकल फैक्टर के रूप में देखा जाए तो ये आपका प्लाज्मा विस्कोसिटी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 158 नंबर का प्रश्न। 158 नंबर का प्रश्न कह रहा है विच बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा अफेक्टिंग इथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि कौन से ऐसे
बायोलॉजिकल इफेक्टिंग क्या है, कंपोनेंट हैं जो कि ईएसआर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका सही जाएगा जो है ऑल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एल्बुमिन, लिपिड कंटेंट और फाइब्रोनोजन ये सब क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 159 का। 159 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन A2 इज मेड अप, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन का जो A2 प्रकार है वो किस चीज़ से बना होता है। तो फ्रेंड्स जो आपका हीमोग्लोबिन A1 होता है वो तो आपका अल्फा प्लस बीटा से बना होता है, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें A2 की, तो आपका A2 जो होता है वो किससे बना होता है, 2 अल्फा और 2 डेल्टा से बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी नंबर का, ठीक है। 1 अल्फा और 2 अल्फा एंड डेल्टा, यहाँ पे जो नंबर होता है वो 2 अल्फा होता है और 2 डेल्टा होता है। तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे अल्फा और डेल्टा कह देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे केस बात करें कि अल्फा और गामा की, तो ये आपके किस में होता है, HbF में होता है, यानी कि फीटस के हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 160 नंबर का है। 160 नंबर का प्रश्न कहलाता है ड्यूरिंग ESR ईच रिलॉक्स कंटेन हाउ मेनी सेल्स, यानी कि आपका जो ESR होता है उसके जो रिलॉक्स वाला स्टेज होता है उसमें कितने सेल मतलब कि जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 8 से 12 सेल्स इसमें क्या होते हैं, कंटेन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, 8 to 12 सेल्स, ठीक है। ESR के फ्रेंड्स 4 स्टेजेस यहाँ पे माने जाते हैं, कभी कभी 3 स्टेज देते हैं और कभी कभी 4 स्टेजेस। आगे जब हम आपके क्लास लेंगे तो आपको सारे स्टेज के बारे में सही से समझाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पे है 161 नंबर का। व्हिच फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर रिटायर्ड रिलैक्स फॉर्मेशन, यानी कि कैसे कैसे जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो रिटायर्ड करते हैं रिलैक्स फॉर्मेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो आपका आंसर सही जाएगा वो सही जाएगा आपका यहाँ पे ऑल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज MCB हो जाएगा तब भी रिटायर्ड होगा रिलैक्स फॉर्मेशन, MCB के केस में भी होगा और स्फेरोसाइटोसिस में होगा। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। चलिए बात करते हैं 162 नंबर के प्रश्न में। 162 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हिच बायोलॉजिकल इनहेंस रिलैक्स फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बायोलॉजिकल इनहेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सभी क्या होते हैं, इनहेंस करते हैं आपके रिलैक्स फॉर्मेशन में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा ड्यूरिंग ESR इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ डॉट वीकेंड ऑफ रिपेलेंट फोर्स बिटवीन एडजेंस्ट रेट्रोसाइट्स, यानी कि यहाँ पे जो ESR होता है इंक्रीज क्वालिटी पे होता है तो उसमें क्या हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो आंसर नंबर सही जाएगा वो आपका फाइब्रोनोजन सही जाएगा, यहाँ पे आंसर नंबर बी सही जाएगा, फाइब्रोनोजन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 164 नंबर का है। 164 नंबर का प्रश्न है ड्यूरिंग ESR इन व्हिच कंडीशन द रिटायर्ड फोर्स इज लेस देन डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि कौन से कंडीशन में रिटायर्ड फोर्स क्या होता है, लेस हो जाता है डाउनवर्ड फोर्स के केस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें 164 नंबर के प्रश्न की, तो आपका यहाँ पे जो 164 नंबर का प्रश्न जाएगा वो हो जाएगा एनीमिया, क्योंकि इस केस में आपके जो रिटायर्ड फोर्स होते हैं वो लेस हो जाते हैं डाउनवर्ड फोर्स में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 165 नंबर का। 165 नंबर का प्रश्न कह रहा है ESR हैज़ मोर सिग्निफिकेंस इन डायग्नोसिस ऑफ व्हिच डिजीज, यानी कि जो आपका ESR होता है वो किस डिजीज में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के केस में ज़्यादा सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे 166 नंबर का है। 166 नंबर का प्रश्न कह रहा है इन व्हिच फिजियोलॉजिकल कंडीशन ESR इज हाई, तो किन केस में आपके ESR यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि प्रेगनेंसी केस में, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के केस में और यहाँ पे पार्टुरेशन केस में सारे में बढ़ जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑल ऑप्शन सही जाएगा डी, ठीक है। फ्रेंड्स बात करते हैं 164 की। तो 164 नंबर का प्रश्न कह रहा है इन इन्फ्लामेशन कंडीशन एंड क्रोनिक डिजीज द वैल्यू ऑफ ESR बिकम, यानी कि जो ESR है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो इन्फ्लामेशन के केस में और क्रोनिक केस में क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप इतना जानिएगा कि ESR का जो हम टेस्ट लगाते हैं वो अधिकतर हम इन्फ्लामेशन को देखने के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ESR होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 168 नंबर का है। आयरन एट द म्यूकोसल सरफेस इज एब्जॉर्ब्ड एज, यानी कि आपका जो आयरन होता है वो म्यूकोसल सरफेस पे इंटेस्टाइन में म्यूकोसल सरफेस पे किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो फ्रेंड्स आपका ये जो Fe+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 169 का इन व्हिच पैथोलॉजिकल कंडीशन ESR इज हाई, यानी कि किस पैथोलॉजिकल के कंडीशन में ESR क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एनीमिया के केस में भी हाई हो जाएगा, मल्टीपल माइलोमा के केस में भी हाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिनोमिस के केस में भी हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, ऑल ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका 170 नंबर का, जो कि इस प्रकार है, विच मेथड इज यूज फॉर सेल मेजरमेंट्स, यानी कि आपका जो सेल साइज का, सॉरी यहाँ पे जो प्रश्न इस प्रकार से है, विच मेथड इज यूज फॉर सेल साइज मेजरमेंट, यानी कि सेल की साइज को किस मेथड के द्वारा यहाँ पे मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका मेजरमेंट का वो है प्रकार, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा सभी, ठीक है, क्योंकि इसमें हम माइक्रोमीटरी डिस्क के मेथड से भी करेंगे, डिफ्रैक्शन मेथड भी करेंगे और प्रिंस जोन मेथड भी करेंगे। तो आप ऑप्शन जाएगा यहाँ पे डी, ऑल ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 171 नंबर का, 171 नंबर का प्रश्न कह रहा है, इन माइक्रोमीटर डिस्क मेथड द डिस्क इज इंसर्टेड इन विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये प्रश्न कह रहा है कि आपका जो माइक्रोमीटर डिस्क होता है वो आपके माइक्रोस्कोप में किस भाग पे लगा होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके आई पीस में लगा होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही सही जाएगा, आई पीस। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे 172 नंबर का है, इन विच मेथड ऑफ सेल मेजरमेंट स्टैंड ब्लड स्मेयर इज प्रोजेक्टेड ऑन ए पेपर, यानी कि आपका जो यहाँ पे साइज मेजरमेंट करते हैं आपके सेल्स का, तो ये किस प्रकार के मेथड से करेंगे, जो कि पेपर पे यहाँ पे शो कराते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रिंस जोन मेथड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्रिंस जोन मेथड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 173 नंबर का, 173 नंबर का प्रश्न कह रहा है, इन हेमोलाइटिक एनीमिया एंड सीवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया प्रिंस जोन कर्व इज, यानी कि आपका जो हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे रेड सेल हीमोलिसिस से लिया गया है। तो यहाँ पे जो आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन होते लगता है, तो इस केस को क्या कहते हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया। या फिर आयरन डिफिशियंसी, यानी कि इसमें आयरन की कमी हो जाती है, तो इस केस को हम क्या कहते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। तो इनमें आपके जो प्रिंस जोन्स कर्व होते हैं वो किस प्रकार से दिखते हैं या किधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपके किधर शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट टू लेफ्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा, शिफ्ट टू लेफ्ट। अब फ्रेंड्स बात करें जो प्रश्न हमारा है 174 का, वो कह रहा है कि, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, 174 नंबर का प्रश्न कर रहा है, व्हाट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ आयरन फ्रॉम द म्यूकोसल सेल इनटू सर्कुलेशन, यानी कि आपका जो आयरन एब्जॉर्ब हुआ है यहाँ पे इंटेस्टाइन में, वो म्यूकोसल सेल से सर्कुलेशन में जाने पर किस फॉर्म में जाता है। तो फ्रेंड्स वो आपके यहाँ पे फेरोपोर्टिन नामक की एक प्रकार का जो प्रोटीन होता है उसके द्वारा यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें हेप्सिडिन की, तो हेप्सिडिन एक प्रकार का लीवर में पाया जाने वाला हार्मोन होता है, जो क्या करता है, इस म्यूकोसल सेल से जो सर्कुलेशन में आयरन जाता है इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे प्रोटीन होता है जो कि दो चीज़ों से मिलता है, हिम प्लस ग्लोबिन, और इसका जो वर्क होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ये टिश्यू तक ले जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे, विच एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम द स्टोमल म्यूकोसा, यानी कि आपका कौन सा प्रकार का एनीमिया है जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या होती है, कमी होती है स्टमक म्यूकोसा में। तो वो आपका जो एनीमिया होता है वो आपके परनीशियस एनीमिया होता है, बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस मतलब क्या होता है, खतरनाक, घातक, तो यहाँ पे परनीशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। किन केस में, जब आपके यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर कमी हो जाती है स्टोमच के म्यूकोसा में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे 176 नंबर का है। 176 नंबर का प्रश्न कर रहा है, द एवरेज वैल्यू ऑफ सिंगल रेड सेल एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक माइक्रोमीटर इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, जब इसको एवरेज क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यूम सिंगल रेड सेल के एक्सप्रेड होते हैं क्यूबिक माइक्रोमीटर में, तो इनको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इनको क्या कहते हैं, मीन कार्पकुलर वैल्यूम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रहेगा, मीन कार्पकुलर वैल्यूम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर का प्रश्न 177 का, 177 नंबर का प्रश्न कह रहा है, एमसीबी में भी सुपरसली हाई इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टाइड, यानी कि किन केस में एमसीबी क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है, झूठे रूप से हाई हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर का, एंटीबॉडी के केस में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 178 का, द एवरेज क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ईच सेल इज नोन एज, यानी कि प्रत्येक सेल में जो एवरेज क्वांटिटी होता है हीमोग्लोबिन का, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम क्या कहते हैं, MCH मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, MCH, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है
179 का व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ MCH, यानी कि आपके MCH का क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो ये क्या होता है 27 से 32 पिकोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आएगा, 27 से 32 पिकोग्राम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 180 का द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम होता है रेड सेल का, तो वो क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स उसको हम क्या कहते हैं, MCSC कहते हैं। क्या कहते हैं, MCSC कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 आ जाएगा, MCSC। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ MCSC, यानी कि आपके नॉर्मल वैल्यू क्या होता है MCSC का, तो यहाँ पे इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 32 से 38%, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, 32 से 38। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 182 नंबर का। 182 नंबर का प्रश्न कह रहा है द डायरेक्ट माइक्रोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ रेड सेल इज स्टैंड फिल्म इज कॉल्ड, यानी कि जब आप क्या करते हैं डायरेक्ट माइक्रोमेट्रिक करते हैं, सेल को मेजर करते हैं, तो स्टैंड फिल्म को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उस स्टैंड फिल्म को हम क्या कहते हैं, मीन सेल डायमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, मीन सेल डायमीटर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 183 नंबर का नॉर्मल वैल्यू ऑफ MCD, यानी कि आपके नॉर्मल वैल्यू क्या होता है MCD का, तो आपका जो अब नॉर्मल वैल्यू होता है MCD का होता है 8.2 mm से 9.3 mm तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है इन व्हिच एनीमिया MCB एंड MCH इज हायर देन नॉर्मल एंड MCSC इज नॉर्मल। जब हम आपको एनीमिया पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जब आपका यहाँ पे MCB और MCH हायर हो जाए, लेकिन MCH और MCHC सॉरी यहाँ पे जब आपका MCB और MCH हायर हो जाए लेकिन MCSC क्या हो, नॉर्मल रहे, तो उस एनीमिया को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स वो आपका जो एनीमिया होता है वो आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया। चलिए बात करते हैं इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न। जैसे यहाँ पे 185 नंबर का प्रश्न कह रहा है इन व्हिच एनीमिया MCB, MCH एंड MCSC इज रिमेन नॉर्मल, यानी कि कौन सा ऐसा एनीमिया जिसमें MCB, MCH और MCSC तीनों आपके क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था, जो सबसे पहला यहाँ पे मार्फोलॉजिकल बताया था सेल का जो एनीमिया वो होता था नार्मोक्रोमिक नार्मोसिटिक एनीमिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, नार्मोसिटिक एनीमिया। इस केस में क्या होता है MCH, MCSC और MCH तीनों क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 186 नंबर का इन व्हिच एनीमिया MCB एंड MCH इज लेस देन नॉर्मल एंड MCHC इज नॉर्मल, यानी कि आपका जो MCB और MCH होता है वो नॉर्मल से क्या होता है, लेस होता है, लेकिन यहाँ पे MCHC क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो ऐसे एनीमिया को हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे एनीमिया को हम कहते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। क्या कहते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 187 नंबर का प्रश्न। 187 नंबर का प्रश्न कह रहा है द मीन्स हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ए सिंगल सेल एज ए कंपेयर विद दैट ऑफ ए एवरेटी नॉर्मल सेल, यानी कि आपके जो मीन्स हीमोग्लोबिन कंटेंट होते हैं वो सिंगल सेल के अगर कंपेयर करें एवरेटी नॉर्मल सेल के तो ये कैसे होते हैं, तो फ्रेंड्स इनको क्या कहते हैं, क्योंकि को हम मापते हैं किसके द्वारा, कलर इंडेक्स के द्वारा। तो ये आपके यहाँ पे आंसर नंबर सी सही जाएगा, कलर इंडेक्स। ठीक है, कलर इंडेक्स के द्वारा हम क्या करते हैं, एनीमिया किसका सीवियर है, कौन से प्रकार का एनीमिया, ये हम पता लगा लेते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ प्रश्न कलर इंडेक्स थे। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कलर इंडेक्स इज, यानी कि आपके कलर इंडेक्स का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, तो आपके कलर इंडेक्स का नॉर्मल वैल्यू होता है 0.85 से लेकर 1.10 तक। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, क्या 0.85 से 1.10 तक। अगर इसके बीच में आपका कलर इंडेक्स है तो आपके जो सेल्स होंगे सॉरी जो हीमोग्लोबिन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा और आपको कोई भी प्रकार का एनीमिया नहीं होगा। अब बात करते हैं 189 प्रश्न। 189 नंबर का प्रश्न कह रहा है इन व्हिच कंडीशन कलर इंडेक्स इज मोर देन 1, यानी कि किस केस में एक से अधिक कलर इंडेक्स हो जाता है, तो आपका जो केस हो जाएगा वो हो जाएगा परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया एक प्रकार का एनीमिया होता है जिसमें आपके जो विटामिन B12 का क्या हो जाता है, इनका जो इंडेक्स हो जाता है वो कम हो जाता है। इनको हम क्या करते हैं, इनटेक कम लेते हैं, या फिर किसी कारणवश हमारा जो इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है विटामिन B12 को, तो इन केस में आपको परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक से इनका इंडेक्स क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इन केस में किसमें मोर हो जाता है, सॉरी लो नहीं होता है, यहाँ पे मोर हो जाता है, मोर हो जाता है इंडेक्स किससे 1 से।
तो उसको क्या कहते हैं, परनीशियस एनीमिया के केस में हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 190 नंबर का प्रश्न। 190 नंबर का प्रश्न कह रहा है इन व्हिच कंडीशन कलर इंडेक्स इज लेस देन 1, यानी कि इस केस में आपका एक से क्या होता है, कलर इंडेक्स एक से कम हो जाता है। तो किस केस में होता है फ्रेंड, तो ये होता है आपके आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के केस में। तो आपके ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। चलिए आप बात करते हैं 191 नंबर प्रश्न का। इन विच वैल्यू ऑफ कलर इंडेक्स इंडिकेट्स दैट द रेड सेल आर माइक्रोसिटिक, यानी किन केस में कहता है कि आपका जो माइक्रोसिटिक एनीमिया है कलर इंडेक्स में क्या देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके कलर इंडेक्स में देखने को मिलेगा कि आपका जो यहाँ पे कलर इंडेक्स का वैल्यू होता है वो मोर देन 1.15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा, मोर देन 1.15। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 192 नंबर का प्रश्न। 192 नंबर का प्रश्न करें एनीमिया का ड्यू टू विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी इज कॉल्ड, यानी कि जब आपकी डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है विटामिन B12 की और फोलिक एसिड की, तो इस प्रकार के एनीमिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के एनीमिया को हम क्या कहेंगे, माइक्रोसिटिक एनीमिया कहेंगे। तो आपका जाएगा बी नंबर ऑप्शन, माइक्रोसिटिक एनीमिया। अगर यहाँ पे बात करें माइक्रोसिटिक एनीमिया तो ये आपका एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है ए, और यहाँ पे हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, और नार्मोक्रोमिक जो एनीमिया था हमने इसमें बताया था आपको कि इसमें क्या होते हैं कि ड्यू टू ब्लीडिंग लॉस हो जाए किसी भी कारणवश, ठीक है, तो ये आपका नार्मोक्रोमिक एनीमिया में आ जाता है। ठीक है, और साथ में एप्लास्टिक एनीमिया भी नार्मोक्रोमिक एनीमिया में आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स विटामिन B12 और यहाँ पे फोलिक एसिड की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो वो किस केस में होता है, आपके माइक्रोसिटिक एनीमिया में हो जाता है। इसमें जो आपके सेल्स हो जाते हैं उनके साइज क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और इनके कलर भी क्या हो जाते हैं, डाउन पड़ जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है व्हाट इज द कॉज ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि आपका जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है वो किन किन कारण से हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपके आयरन डिफिशियंसी के कारण, लेड पॉइजन के कारण भी हो जाता है, और थैलेसीमिया के केस में भी हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा, ऑल ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 194 नंबर का। व्हिच टाइप ऑफ एनीमिया इज सीन इन रीनल डिसऑर्डर, लीवर डिजीज इन ये मैग्लियंसीज, यानी कि मैग्लियंसी में क्या होते हैं, जो रीनल डिसऑर्डर होते हैं या फिर लीवर डिजीज जो होते हैं उनमें कौन प्रकार के एनीमिया को देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्रकार का एनीमिया होता है वो आपका माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे 195 नंबर का। द रेजेंट यूज फॉर टोटल WBC काउंट, यानी कौन सा ऐसा रेजेंट है जो कि टोटल WBC के काउंट में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें कि ड्रग्स फ्लूइड की, तो आपका ये होता है एक प्रकार का WBC फ्लूइड जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, WBC काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ड्रग्स फ्लूइड आपके आंसर सही जाएगा डी। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे गोवर और हैम्स फ्लूइड तो आपके क्या होते हैं, WBC के रूप में यूज किए जाते हैं। WBC के फ्लूइड्स होते हैं, डाइल्यूटिंग फ्लूइड होते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न की। जो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, और फ्रेंड्स यहाँ पे अगले प्रश्न से पहले बता दें आपका जो यहाँ पे हिंगलमैन होता है सोल्यूशन, हिंगलमैन सोल्यूशन आपकी एब्सोल्यूट इस्नोफिल को काउंट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंटिंग के लिए किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 196 नंबर का। 196 नंबर का प्रश्न कह रहा है व्हिच केमिकल कैन बी यूज फॉर लाइजिंग RBC, आपका जो यहाँ पे RBC होता है वो लाइज करने के लिए यानी कि डेड करने के लिए किस प्रकार के केमिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो जेपोनिन और सेपोनिन होता है दोनों प्रकार के यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उनका भी हम यूज करते हैं RBC को लाइज करने में। तो आप ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का यहाँ पे प्रश्न इतना ही था, और यहाँ पे हमने टोटल 50 प्रश्नों को हल किए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, और साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमारे पास एक प्रकार का टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम क्या करते हैं, पोल लगाते हैं प्रश्नों के, तो आपके एग्ज़ाम के लिए और भी ये बेहतर तैयारी हो जाएगा। तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर आप नहीं लिए हैं MCQ का तो उसको भी ले लीजिए, इसका हम डिस्क्रिप्शन के में लिंक दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, थैंक यू।